हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आपके एग्ज़ाम्स कैसे जा रहे हैं बोर्ड के? तो आपका एग्ज़ाम्स है फिजिक्स का 9 मार्च को। तो उसकी कुछ हेल्प के लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये पहला चैप्टर मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। यदि आपको पसंद आए तो मैं आगे भी और चैप्टर उसका अपलोड कर दूंगा, ताकि जो आपका एग्ज़ाम है परसों वो ठीक मुझे कुछ हेल्प आपको मिल जाए। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे नाम से ही हमको लग रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस विल बी देयर, स्टैटिक्स मतलब चार्जेस विल बी इन स्टेशनरी पोजीशन। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो चार्जेस रहेंगे वो स्टेशनरी रहेंगे और उन चार्जेस की हमको स्टडी करनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली क्या क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ कूलाम्स लॉ के बाद हम क्या पढ़ते हैं इसमें? गाउस लॉ। गाउस लॉ पढ़ते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके बारे में हम पढ़ देते हैं। जैसे डिफरेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी हो सकती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, या फिर हो सकती है हमारे पास स्फेरिकल स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। स्फीयर पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और हमसे बोल देंगे कि इनका आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो। ठीक है, इसके बाद हमको इन्हीं सर्फेसेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूछ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, तो एक एक करके हम बात करते हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो हम एक बार डाइपोल्स की बात कर लेंगे इसमें। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहला हम ले लेते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ बेसिकली, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? कूलॉम्स लॉ, गुलाम ने बोला कि इफ देयर इज एन चार्ज प्लेस्ड एट सम place that is plus q charge, and it in its vicinity there is some test charge is also placed that is also positive plus q. So plus q test charge uh, experiences some force in repel direction, मतलब कि प्लस क्यू चार्ज एक्सपीरियंस करेगा कि ये रिपेल अनुभव कर रहा है, और रिपेल अनुभव कर रहा है किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, एंड इट फील्स इट एक्सपीरियंसेस रिपेल। और यदि ये टेस्ट चार्ज माइनस क्यू हो तो यही माइनस क्यू चार्ज इन दोनों को चार्जों को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन में एक अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो कूलाम्स लॉ ने बोला कि जब दो चार्ज एक विसिनिटी में रखे होते हैं तो एक फोर्स वहाँ पे वर्क करता है, एक वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है, उसको एक फील्ड वर्क करता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड उसने नाम दिया। तो जो फोर्स वर्क करता है उसको बोला फोर्स जो है प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के, और वो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन वेक्टर है वो दोनों के बीच की डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर का अपोजिट कर दें, स्क्वायर को आप अपोजिट कर दोगे तो स्क्वायर के 1/r² के वो प्रोपोर्शनल रहेगा। अच्छा, इसको जो पूरा लिखे हम F=k/Q/Q/r²। अब k क्या है? k को बोला एक कांस्टेंट है, k को बोला एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू उसने बताई 1/4πε। अच्छा, एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन को उसने बताया एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन r को बोला रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट बोला परमिटिविटी इन फ्री एयर, परमिटिविटी इन फ्री एयर। अच्छा, फ्री एयर इसकी एक वैल्यू उसने बताई 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई जो कि फ्री एयर में है। हाँ, यदि मीडियम चेंज हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होकर एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी, वो हमारी के की वैल्यू होगी, उसके हिसाब से हमारा ये फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो कूलम्स लॉ हमको ये स्टेट कर देता है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब ये उसने बोला कि कोई भी चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ लाइंस निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखने की, जो कि इसके रेडियल डायरेक्शन में जाएंगी, सारी डायरेक्शन जो रहेगी इनकी रेडियल डायरेक्शन इनकी रहेगी। अच्छा, इसको क्या बोला? इनको बोला उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात होने आई है तो हम एक बात और देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लस क्यू चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और माइनस क्यू चार्ज पे जाके ये एंड होंगी। हमेशा ये कभी भी
ऐसा नहीं होगा कि क्लोज लूप बनाएंगी, हमेशा ओपन ही रहेंगी, जैसे प्लस क्यू चार्ज से निकली और माइनस क्यू चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो गई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इस पे यदि हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट हमको डायरेक्शन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे निकली, इस चार्ज के कारण ऐसे ऐसे निकली, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे ये डेंसिटी इनकी जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, और जहाँ इनकी डेंसिटी कम है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम होगी। जैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे वैल्यू कम, जैसे हमको पता भी चल रहा है फॉर्मूले से 1/r² के प्रोपोर्शनल है, तो इससे भी ये पता चल रहा है जहाँ डेंसिटी ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा, जहाँ डेंसिटी कम वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम हो जाती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, जो जैसे दो चार्ज को हमने ज्वाइन किया, इस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ये जैसे सिमेट्रिक होंगी, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी। अच्छा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकली तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ऐसे निकलेगी, तो हमेशा ये सिमेट्रिक होती है। अच्छा, फील्ड लाइंस जो होती है वो चार्ज की सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलती है। अभी ये तो चलो एक पॉइंट चार्ज है, हम जैसे एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे स्फेयर है, इस पे आपने प्लस क्यू चार्ज को पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी इसकी जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर निकलेंगी हमेशा। कैसे निकलेंगी बेटा? परपेंडिकुलर ही निकलेंगी हमेशा ये लाइंस। और प्रॉपर्टीज में इसकी देखें तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, पैरेलल यदि हैं, तो ये पोजीशन हो चाहे ये पोजीशन हो चाहे ये पोजीशन हो, इन तीनों पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम ही रहने वाली है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एट पोजीशन ए, इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेम एट बी एंड सी ऑल्सो। अच्छा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनाऊं तो ऐसी बनाऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है, तो यदि ये पॉइंट लूंगा ए और ये पॉइंट लूंगा बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए से। ये कुछ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने पढ़ ली। अच्छा, अभी हम कूलॉम्स लॉ से जैसे, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको दे देता है, ये है लीनियर चार्ज है, और वो बोल देता है इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या पढ़ा है, k Q/r²। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, इसका फॉर्मूले से डेराइव भी करवा सकते हैं, कभी कभी हमसे बोल देता है कि ये है θ1 और ये बोल देता है ये है θ2। अब बोल देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, और चार्ज पूरे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे देता है लैम्डा के इक्वल, डेंसिटी बोल देता है लैम्डा है। अब बोल देता है कि आप इसका फॉर्मूला डेराइव करके बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट आर पे, ठीक है। ये तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, जब हम डेरिवेशन कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमने किसी पॉइंट ये डिस्टेंस x पे एक dx कंपोनेंट इनफाइनाइटली सिमल, हमने dx कंपोनेंट काटा, उस पे हमने dq निकाल लिया। dq कैसे निकालेंगे कि भाई l लेंथ पे कितना चार्ज है, q चार्ज है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, लैम्डा बोल रहे हैं। तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा dx होगा, इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो वैल्यू आएगी k λ/r cos θ1 माइनस cos थीटा, ये नीचे वाला जो एंगल है बेटा ये आएगा cos θ2 माइनस cos θ1। अच्छा, इसमें एक केस जो हमको इम्पोर्टेंट रहता है वो एक केस रहता है कि ये वायर इनफाइनाइट हो जाए। यदि इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट वायर हो, ये इनफाइनाइट लेंथ का हो ये लीनियर चार्ज, तो जो वैल्यू आती है 2k λ/r आती है, मतलब r डिस्टेंस पे जो आएगा वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का 2k λ/r आएगा, यदि वो इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो। अच्छा, इस केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है, ये फॉर्मूला मैंने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कंपोनेंट, सपोज ये लेंथ ज़्यादा है और ये लेंथ कम है, ठीक है, θ1, ये तो ये पैरेलल, एक तो ये कंपोनेंट इस दिशा में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया है बेटा, ये बताया है ई पैरेलल के लिए, ई पैरेलल बोलते हैं, ये बोलते हैं बेटा ई परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं ई पैरेलल। जो वायर के पैरेलल जा रहा है ई पैरेलल है, और जो वायर के परपेंडिकुलर जा रहा है उसको ई परपेंडिकुलर बोलते हैं। ई परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आती है वो आती है k λ/r sin θ1 प्लस sin θ2।
डेरिवेशन हमने कैसे किया, हमने इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे dx इनफाइनाइटली सिमल एक dx लेंथ चार्ज लिया, छोटा सा चार्ज लिया, फिर उसके हम जो k q बटे आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है, तो q की जगह हम dq रखेंगे और इन्फिनिटी और इंटीग्रेशन का यूज करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया लीनियर चार्ज के कारण हमने कूलम्ब लॉ का यूज करके जो निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी बात हो गई। अच्छा, अब गाउस लॉ पे आते हैं। गाउस लॉ क्या होता है? गाउस लॉ, अच्छा गाउस लॉ से पहले हमको समझना पड़ेगा, फ्लक्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी सरफेस से पास करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी सरफेस से पास करती हैं, तो ये जो एक क्वांटिटी बनती है उसको बोलते हैं फ्लक्स फाई। फाई मतलब ई डॉट ए, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे ये क्लोज सरफेस है और हमेशा इसके लिए कंडीशन है सरफेस को क्लोज होना पड़ेगा, मतलब उसको 3D में होना पड़ेगा। उस जो भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हो, 3D स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, 3D का शीट हो सकता है, 3D का। ठीक है, अभी जैसे ये स्फीयर है, ओके, होलो हो सकता है या सॉलिड स्फीयर, कुछ भी हो सकता है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे जो पास कर रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे इसके अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज हमने रख दिया, ओके, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, ये पास करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका फ्लक्स क्या होगा? इसका फ्लक्स हो जाएगा E इंटू इसका जो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फीयर। अच्छा, यदि स्फीयर जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये कोई सरफेस है, अच्छा ऐसा भी कंडीशन हो सकती है, फ्लक्स लाइंस तो ऐसे हैं और सरफेस को किसी एंगल, मतलब जो सरफेस का नॉर्मल वेक्टर होता है, नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल बना रहा है, ये नॉर्मल वेक्टर है। तो हमको क्या करना है, जो एरिया वेक्टर, एरिया का नॉर्मल वेक्टर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही कंपोनेंट लेना है। जैसे ये एरिया वेक्टर ए और एन के डायरेक्शन में बता रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? ए का कॉस थीटा, मतलब ए का वो वाला कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। ये हमको समझने की एक बात यहाँ पे होती है। अच्छा, गाउस लॉ, वो हम आते हैं गाउस लॉ पे, ये हमने समझ लिया। तो गाउस लॉ ये स्टेट करता है कि जो फ्लक्स पास हो रहा है किसी क्लोज सरफेस से, ई डॉट डी एस या बोल देते हैं, वो फ्लक्स की वैल्यू होती है उस क्लोज सरफेस में चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी को डिवाइड कर दें तो ये गाउस लॉ की डेफिनेशन हो जाती है, मतलब किसी भी क्लोज लॉ से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उस क्लोज सरफेस में एनक्लोज चार्ज को जब हम परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं उसके इक्वल होती है, गाउस लॉ की ये स्टेटमेंट है। अच्छा, गाउस लॉ का यूज करके, इसका एप्लीकेशन का यूज करके हम लोग निकालते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल चार्ज है हमारे पास, सिलेंड्रिकल चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ठीक है, स्फेरिकल चार्ज है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये सब हम निकालते हैं, शीट के कारण निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये शीट है एक, ठीक है, शीट है, उस पर ये प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पे, ये प्लस क्यू चार्ज। अब हम पहले हम क्या करेंगे, इसमें गाउस सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे गाउस सरफेस? जैसे ये हमने सिलेंडर बनाया, ये इधर बना, ऐसे ही इधर की साइड बना सिलेंडर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहेगी? शीट के कारण हमेशा इस तरह की रहेगी, ये एक्स आई के डायरेक्शन में रहेगी, बोल सकते हैं। ठीक है, सिलेंडर की कितनी सरफेस होती है बेटा? एक ये सरफेस हुई, एक ये सरफेस हुई, ये कर्व सरफेस हुई। अच्छा, ई डॉट डी एस हमेशा करना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इस कर्व सरफेस के नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो वो कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है। एक ये बनता है ई डॉट ए, ऐसे ही किधर बनता है ई डॉट ए। अच्छा, तो ई डॉट ए, दो ई डॉट ए हो गए, इनकी जो वैल्यू होगी इस सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, उस तो हम इसको बोलते हैं बेसिकली, तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ पूरी लेंथ में कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको बेसिकली हम डेनोट कर देते हैं लैम्बडा से। एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डेनोट कर देते हैं हम सिग्मा से। एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम में भी जैसे सॉलिड स्फीयर हो सकता है, उसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है यूनिफॉर्मली, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बेसिकली डिनोट कर देते हैं रो से। तो यहाँ पे हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, तो सिग्मा और क्यू एनक्लोज्ड है तो सिग्मा अपॉन ए हो गया, क्यू की वैल्यू वो हो जाएगी, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? क्यू डिवाइडेड बाई ए। तो सिग्मा की वैल्यू क्या, क्यू की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा इंटू ए हो जाएगी बेसिकली। ठीक है बेटा,
अच्छा सी क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से कट जाता है तो ई की वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आती है। ये क्या आती है, एक शीट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसकी वैल्यू आ जाती है। इसका यूज हम अगला चैप्टर हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट, उसमें जो कैपेसिटर्स आते हैं बहुत यूज होता है। अच्छा कैपेसिटर्स कई लोग ये सोच जाते हैं कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर को हम पैरेलल रखते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू लेते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, नहीं होता है। एक्चुअली क्या होगा कि ये शीट है, ठीक है, इस पे चार्ज रहेगा प्लस क्यू, इस पे चार्ज रहेगा कितना रहेगा बेटा माइनस क्यू, ठीक है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ये रहेगी इस डायरेक्शन में, ठीक, जैसे ये इनको हम ऐसा हमने नोट कर लिया, प्लस क्यू चार्ज ये माइनस क्यू चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में रहेगा, कितना रहेगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगा, वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी सेम डायरेक्शन में हुआ, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर के इन बिटवीन कितना हुआ सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये बात थी शीट की। अब हम एक स्फीयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख लेते हैं। स्फीयर की केस बहुत सारे आते हैं, तो स्फीयर के केस में हमको पहले ये समझना जरूरी है कि स्फीयर होलो भी हो सकता है और एक स्फीयर सॉलिड भी हो सकता है। अब दोनों में होलो सॉलिड दोनों में जो है दो तरह के केस हो सकते हैं, एक तो होता है कंडक्टिंग कंडक्टिंग होलो स्फीयर, एक होता है नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग। ऐसे ही सॉलिड के केस में बेटा कंडक्टिंग होता है और एक बेटा नॉन कंडक्टिंग होता है। अच्छा जो होलो के कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड का कंडक्टिंग, ये तीनों के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी आगे बात करेंगे सेम रहेगी। हाँ सॉलिड का जो नॉन कंडक्टिंग वाला है वो अलग से बिहेव करेगा। क्यों, कंडक्टिंग यदि हम किसी सरफेस को बोल देंगे तो भले ही उसके वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको कंडक्टिंग करते ही उसके सारा चार्ज वॉल्यूम में ना रहकर सरफेस पे आ जाएगा, इतना सा कंसेप्ट रहता है। कंडक्टिंग बोलते ही सारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सरफेस पे। तो फिर चाहे वो होलो हो चाहे सॉलिड हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर मास कैसे भरा हुआ है, हमको तो इससे मतलब है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसमें इन केसों में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी ऑन सरफेस ओनली, डिस्ट्रीब्यूशन विल बी ऑन सरफेस। अच्छा ठीक है। अच्छा तो इन केसेस की हम बात करें, जैसे हॉलो सिलेंडर की बात करें, हॉलो सिलेंडर, ये एक सिलेंडर हॉलो स्फीयर, सॉरी हॉलो स्फीयर की बात करें, इसकी रेडियस आर है। अच्छा इसके बाहर कोई पॉइंट है आर, तो तीन केसेस हो सकते हैं, जैसा आर ग्रेटर देन इसकी रेडियस से हो, आर इक्वल टू आर रेडियस हो, आर लेस देन रेडियस हो बेटा। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इस केस में जो वैल्यू आएगी के क्यू, यहाँ पे आर की वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाएगी। अच्छा अंदर कोई चार्ज इसमें है नहीं, सारा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पर ही है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो तुम गाउस सरफेस बनाओगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी। मतलब हम कर्व ड्रॉ करें तो कर्व की वैल्यू कैसी आएगी, जब तक हम नहीं पहुंचेंगे रेडियस तक तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, उसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। अच्छा उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी ये डिके होना चालू हो जाएगा, और के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब आर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होती जाएगी। तो मतलब एक चीज हमको क्या समझ में आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कम हुई है, ठीक है। अच्छा ये जो केस रहेगा होलो स्फीयर में भी रहेगा, यदि सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है और वो कंडक्टिंग है तब भी सेम केस रहेगा, तब भी हमको सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास आएंगे। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं हम, गाउस लॉ लगा कर सकते हैं। दोनों में क्या करना पड़ेगा, एक गाउस सरफेस बनाना पड़ेगा, वो भी स्फीयर रहेगी। अच्छा अगला एक केस पढ़ते हैं हम, सॉलिड स्फीयर हमारे पास हो, सॉलिड हो वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यदि है तो बेटा इस केस में क्या रहेगा, जो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा पूरे वॉल्यूम में रहेगा, पूरे वॉल्यूम में इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और यदि इसकी रेडियस आर है, हमको एक पॉइंट है, जैसे पहले तो ये पॉइंट तीन तरीके से हो सकता है बेटा, पॉइंट पी, ये पॉइंट पी हो सकता है कि आर ग्रेटर देन आर हो, एक आर इक्वल टू आर हो और एक आर लेस देन आर, इसके अंदर हो पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस केस में तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, सेम जो पहले आ रही थी, जो हॉलो सिलेंडर हॉलो स्फीयर के केस में आ रही थी, आर रेडियस के बराबर हो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर रहेगी। और इस केस में जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इसके अंदर, एक्चुअली अंदर आप देखोगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, इस गाउस सरफेस को बनाओगे तो क्या पूरा प्लस क्यू चार्ज आ गया क्या, इसके अंदर नहीं आया, प्लस क्यू चार्ज तो इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम हुआ।
अच्छा मुझे क्या चाहिए, मुझे तो जैसे मैंने x डिस्टेंस पे एक वॉल्यूम मैंने इसका काटा, गॉस सरफेस लिया, तो 4/3 पाई एक्स क्यूब पे कितना चार्ज रहेगा, q डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू एक्स क्यूब, ये चार्ज रहेगा। तो इस तरह से मैं इसकी गॉस सरफेस बना के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो वैल्यू आएगी के क्यू, जैसे मुझे आर डिस्टेंस पे निकालना है, आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है, के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू। फील्ड की वैल्यू एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। मतलब तुम यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर पोजीशन वेक्टर के बीच में ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, तो हम जैसे जैसे पहले तो आर की वैल्यू बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कम बढ़ती जाएगी। उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास आएगी, उसकी वैल्यू रहेगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उस वैल्यू को आने के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू उसके बाद कम होती चली जाएगी। ये हमने एक चीज जानी इसमें स्फीयर के केस में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अच्छा, पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, क्या फिजिक्स में ये टर्म बेसिकली अकेले में डिफाइन होते हैं या किसी पेयर में डिफाइन होते हैं? हम जब भी पोटेंशियल की बात करेंगे या पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो 2 पॉइंट पे बात करेंगे। कभी भी एक पॉइंट पे ना तो पोटेंशियल डिफाइन है, ना एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। तो हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कि ये चाहे से चार्ज एक रखा हुआ है ए पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज, एक पॉइंट बी पे रखा हुआ है स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो हम बोलेंगे बेसिकली पोटेंशियल को डिफाइन इस तरह से करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट, जैसे इसको मान लो तुम पॉइंट पी है और एक मान लो पॉइंट क्यू, पॉइंट पी से लेके पॉइंट क्यू तक लेके मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जितना काम कर रहा हूँ, या ऐसा बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में लगेगा, ये इस डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूंगा कि इस प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट क्यू से उठा के पॉइंट पी पे लेके आऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ इसको माइनस आई कैप डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मैं जो कार्य कर रहा हूँ, जो वर्क मैं कर रहा हूँ, तो यदि वो यूनिट चार्ज है, ये चार्ज जैसे यदि यूनिट चार्ज है तो उसको बोल दूंगा मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यदि इस चार्ज की कोई वैल्यू है तो उसको मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे हम बेसिकली मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो मैकेनिक्स में हम 2 थ्योरम पढ़ते हैं, इसमें बेसिकली उन्हीं का यूज होता है। मैकेनिक्स में 2 थ्योरम पढ़ते हैं, एक तो हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी, और एक हम पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाई ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेज। यही होती है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम कि वर्क डन बाई ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, और एक वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है, ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या पढ़ते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम में ये पढ़ते हैं वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज, जो किसी ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं, जैसे वो कंजर्वेटिव फोर्स हो सकते हैं, कंजर्वेटिव, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकते हैं, अच्छा, प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स हो सकते हैं। इसके अलावा क्या फोर्स हो सकता है? कंजर्वेटिव हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, कोई यदि दूसरे फ्रेम में बात करें, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात करें तो स्यूडो फोर्स भी हो सकता है। तो इन फोर्स के कारण जो वर्क होता है उसकी वैल्यू होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स से जैसे 11th क्लास में हम पढ़ के आए हैं, वह कौन कौन से थे? जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, अभी यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? यहाँ पे भी नॉन कंजर्वेटिव, जैसा फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की हम बात नहीं कर रहे, तो इसको हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो बेसिकली अब जैसे हम पोटेंशियल पे आते हैं दोबारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे कर रहे थे कि प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और हम बोल रहे हैं एक चार्ज है जैसे स्मॉल क्यू, तो इस स्मॉल क्यू चार्ज को एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, ठीक है, पॉइंट क्यू से लेके मैं पॉइंट पी पे लेके आ रहा हूँ, तो मुझे किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है? पी पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब वो किसके फील्ड में रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें रखा हुआ है। इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मुझे किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो यदि मैं इस क्यू चार्ज को पॉइंट क्यू से उठा के पॉइंट पी पे लेके आ रहा हूं, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है।
तो मैं इस तरह से लेके आऊंगा कि इसकी मैकेनिकल जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी डेल्टा के की वैल्यू होनी चाहिए 0। अच्छा, जो वर्क एनर्जी थोड़ी क्या बोल रही थी, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव तो है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, यदि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है, डेल्टा के भी वैल्यू 0 हो, यदि इसकी वैल्यू यदि 0 है तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, उसकी वैल्यू हो जाएगी जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के माइनस के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो काम कर रहा है। तो यदि मैं इस Q चार्ज को Q से उठा के P पे लेके आ रहा हूँ, तो जितना वर्क मैं कर रहा हूँ अगेंस्ट कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो वर्क मैं कर रहा हूँ वो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाएगा। अच्छा, अब जनरली फिजिक्स में क्या करते हैं, Q पॉइंट को मान लेते हैं इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे मान लेते तो हम क्या करते हैं कि क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं और किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं। तो जो काम हुआ, यदि ये यूनिट चार्ज हुआ तो वो काम हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर। यदि ये क्यू इसका कोई आवेश की कोई वैल्यू हुई, क्यू वैल्यू हुई, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इस वर्क की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अच्छा, इसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में भी लिखा जाता है, E इक्वल्स जैसे V जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर देता है, V इक्वल्स टू माइनस E डॉट डी आर। हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट, जैसे ये मान लो R पर लेके आ रहे हैं, ठीक है, V एट पॉइंट R जो डिफाइन होगा माइनस E डॉट डी आर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम जो इसको ग्रेडियंट के फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं, ये बहुत काम आएगा अभी आगे जब हम डाइपोल पढ़ेंगे। तो डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसका फॉर्मूला ऐसे ही निकालेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन को बोलेंगे हम माइनस डेल बी एक्स बाई डेल एक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बाई डायरेक्शन, ये क्या है, ग्रेडियंट हो गया, मतलब हमारे पास ये पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल को हम एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया, वाई के रेस्पेक्ट में किया और जेड के रेस्पेक्ट में किया, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तीनों एक्स वाई जेड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी, माइनस डेल बी जेड अपॉन डेल जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये डेफिनेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आ जाती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे हम स्फीयर के कारण देखेंगे, ये स्फीयर है और ये हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर है, इसका मतलब कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा सरफेस पे रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके कारण जो रेडियस है वो r है और मुझे देखना है इस r पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो यदि r की वैल्यू ग्रेटर देन रेडियस है तो पोटेंशियल की वैल्यू जाएगी kq डिवाइडेड बाई स्मॉल r। यदि r की वैल्यू रेडियस के बराबर है तो पोटेंशियल की वैल्यू जाएगी kq डिवाइडेड बाई कैपिटल R रेडियस के बराबर। अच्छा, r की वैल्यू यदि रेडियस से कम है, मतलब ये पॉइंट इसके अंदर है, तो कितना मुझे वर्क करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा वर्क कुछ करना पड़ रहा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, नहीं करना पड़ रहा क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। तो जितना वर्क मुझे यहाँ तक लाने में करना पड़ा उतना ही वर्क मुझे अंदर भी ले जाने में करना पड़ा उतना ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा वर्क मैंने किया ही नहीं। तो अंदर भी इसकी वैल्यू की हो जाएगी kq डिवाइडेड बाई स्मॉल r, वो कैपिटल R। अच्छा, इसका कर्व हम ड्रॉ करें पोटेंशियल और r के बीच में, तो इसका कर्व बेटा ड्रॉ करेंगे, कुछ कांस्टेंट रहेगा और ये रेडियस आने तक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। ये हो गई पोटेंशियल हॉलो स्फीयर के कारण, या फिर यही कंडीशन किस में रहेगी, यही कंडीशन सॉलिड स्फीयर भी है तो कंडक्टिंग में यही कंडीशन रहेगी। अच्छा, स्फीयर है r रेडियस का और यदि वो नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है, ठीक है, तो इस केस में जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी r ग्रेटर देन r होने पे, r इक्वल टू r होने पे और r लेस देन r होने पे, r इक्वल टू r ग्रेटर देन r होने पे, तो बेटा इसकी वैल्यू भी kq बाई r स्क्वायर ही आएगी। अभी चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, और यदि हमको इसकी सरफेस तक आना है तो जो वैल्यू आएगी kq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर आएगी। हाँ, यदि इसके अंदर जाना है तो हमको बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अंदर कितना आया था, k q स्मॉल r बाई r क्यू, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हमको काम करना पड़ेगा। मतलब ये जो यहाँ तक हमने जो वर्क किया, इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्क हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं E डॉट डी आर माइनस में, और हम कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, r से लेके आ रहे हैं और स्मॉल r तक आ रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियल आएगा इसमें वो एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी, वो स्फीयर हम आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके अंदर पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालना है, तो kq बाई r स्क्वायर प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी, उस एक्स्ट्रा टर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, तो माइनस E डॉट डी आर और हमारे r से लेके स्मॉल r तक। तो इस तरह से हम सॉलिड स्फीयर यदि वो नॉन कंडक्टिंग का तो उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है और
अच्छा एक को हम बात कर लेते हैं, चलो डाइपोल के बारे में बात कर लेते हैं यहीं पे। डाइपोल बेसिकली क्या है, देखो कोई भी दो चार्जेज है, प्लस क्यू है और सेम चार्ज है जैसे माइनस क्यू, और बहुत कम डिस्टेंस पे, जैसे डी डिस्टेंस पे है और डी बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, डी इज वेरी स्मॉल, दी इस तरह से वो सिचुएटेड है डाइपोल। तो इस तरह का कोई अरेंजमेंट रहती रहेगा तो इसको हम बोल देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो वैल्यू हो जाती है पीक से इसको डेनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको बोल देंगे क्यू इंटू इनके बीच की जो डिस्टेंस है डी, क्यू डी इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू हो जाती है। अच्छा इनके जो पोटेंशियल रहता है ना वी, इसकी वैल्यू को लेते हैं 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक हमसे एक बहुत अच्छा डेरिवेशन बोर्ड में पूछ लेता है कि जैसे दो, एक प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, डी डिस्टेंस पे दोनों सिचुएटेड है, ठीक है, और हमसे ये पूछ लेगा कि इस पॉइंट से ये आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको जो कैलकुलेट करनी रहती है दो डायरेक्शन में रहती है, ये जो डायरेक्शन बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बेसिकली ई आर, इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन बोलते हैं इसको बोलते हैं थीटा। अच्छा आर थीटा ये कैसे आया, हमने तो एक्स वाई पढ़ा है, एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है। अच्छा ये कंपोनेंट कैसे हुआ, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कई तरह के हो सकता है, एक तो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम पढ़ा हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें क्या होता है एक्स वाई और जेड तीन डायरेक्शन में हम कंपोनेंट कर लेते हैं। अच्छा दूसरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये होता है बेटा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें जैसे एक्स वाई जेड है, इसमें होते हैं आर थीटा और फाई, आर थीटा फाई होता है। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, डेल बी और डेल एक्स, डेल बी और डेल एक्स, डेल बी और डेल वाई, डेल बी और डेल जेड। इस केस में जब ग्रेडियंट निकालते हैं ना तो आर की डायरेक्शन में जो ग्रेडियंट निकाला जाता है उसको तो बोल देते हैं डेल बी और डेल आर, माइनस तो आएगा ही, ठीक है, ये तो हो गया आर डायरेक्शन में। अच्छा थीटा डायरेक्शन में जो ग्रेडियंट निकालोगे ना उसमें क्या करना पड़ेगा, 1/r पहले आएगा और डेल बी ओवर डेल थीटा, तो ये टर्म हमको लिखना पड़ेगा। ऐसे जब फाई डायरेक्शन में निकालते हैं तो 1/r साइन थीटा पहले आता है, उसके बाद डेल बी ओवर डेल फाई करना पड़ता है, तो वो इसमें है नहीं, थर्ड कंपोनेंट तो नहीं है, आर और थीटा ही है। तो ये आर थीटा कंपोनेंट जो है किसमें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। अच्छा तीसरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और होता है, तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। उसमें क्या चलता है, रो थीटा और जेड चलता है, रो थीटा और जेड चलता है, तो वो अपने अभी यहाँ पे काम का नहीं है, ये जस्ट मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बता दिया। अच्छा ठीक है, वो डाइपोल के कारण हमको पोटेंशियल पता है, तो इसका हम दो रेस्पेक्ट में, एक बार डेल बी और माइनस डेल बी और डेल आर करेंगे, एक बार माइनस 1/r डेल बी और डेल थीटा करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको मिल जाएगी आर और थीटा डायरेक्शन में। ये हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल जो रहेंगे, जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये भी क्या चाहेंगे कि हमेशा स्टेशनरी पोजीशन में रहे। स्टेशनरी पोजीशन क्या हुआ, स्टेशनरी पोजीशन थीटा एंगल बना रहा है इसका, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग ये उसके अलोंग करना चाहेंगे, मतलब तो इस पे क्या करेगा, एक टॉर्क काम करेगा, क्यों क्या काम करेगा, इस प्लस की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ई क्यू, इस माइनस क्यू डायरेक्शन, इस पे माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, लेकिन चार्ज माइनस का है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ये लगेगा एक क्यू डायरेक्शन में। अच्छा एक टॉर्क नहीं हो गया है, ई क्यू और ये डिस्टेंस हो गई, जैसे ये पूरी डिस्टेंस डी थी तो डी बाई टू हो गई बेटा, तो ई क्यू इंटू, अच्छा ई क्यू के परपेंडिकुलर हमको डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तो डी/2 ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, डी/2 साइन थीटा, और ये अपोजिट, ये भी क्या है क्लॉकवाइज, इसका भी क्या है क्लॉकवाइज, प्लस ई क्यू ये भी डी/2 और ये डी/2 डिस्टेंस ये है, ठीक है, कॉस थीटा तो ये हो गई, डी/2 साइन थीटा ये डिस्टेंस हो गई, तो डी/2 साइन थीटा। ये टॉर्क जो काम करेगा इस डायपोल पे काम करेगा, ई क्यू डी साइन थीटा। अच्छा थीटा की वैल्यू जो वेरी हो सकती है, ये वैल्यू जैसे ये सबसे ज्यादा जो अस्थायी जो अवस्था इसकी रहेगी, सबसे ज्यादा अस्थायी अवस्था से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो डायपोल की सबसे ज्यादा अस्थायी अवस्था ये हुई, और ठीक है, और सबसे ज्यादा स्थायी अवस्था जो हुई इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग हुई माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है, तो 90 से 0 तक इसका एंगल वेरी कर सकता है, ठीक है। ये हो गई डायपोल के टॉर्क के बारे में बात, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं नया वीडियो लेके आऊँगा और चैप्टर्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा, इससे एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।